हाय एवरीवन, आप सभी का आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वेब पर स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनके चांसेस बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट, जैसे क्वेश्चन मैच करे या ना करे बोर्ड परीक्षा में, लेकिन कॉन्सेप्ट और फार्मूला वही लगता है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए जो सिखा रहे हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हम पहले वर्ग अंतराल को लिखेंगे फिर बारंबारता को लिखेंगे। तो पहले कैसे इसको हल करेंगे, तो इसको पहले जैसे हॉरिजॉन्टल दिया है तो इसको पहले वर्टिकल में लिखेंगे ना। तो जैसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल दिया है ना, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है, बारंबारता। बारंबारता ये दो चीजें दी है। जैसे 0 से लेकर 2 वर्ग अंतराल में कितने लोग हैं, एक, मतलब बारंबारता एक। ऐसे ही 2 से 4 का कितना दिया है, 2। तो इसको जितने भी दिए हैं उसको खड़े लाइन में लिख लेंगे ना। 4 से 6 में 6 लोग हैं। 6 से 8 में 8 लोग हैं। 8 से 10 में 3 लोग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है तो समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, उसको होता है समेशन ऑफ fx बटे समेशन ऑफ f। जब वर्ग अंतराल या बारंबारता दी होती है तब के लिए है ना। वर्ग अंतराल और मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह दिया रहता है तब बारंबारता क्या होती है, x बार बराबर समेशन ऑफ fx बटे f। देखो बारंबारता को f बोलते हैं, बारंबारता को f। अगर इसको पूरे को जोड़ देंगे तो समेशन ऑफ f निकल जाएगा। बारंबारता को f बोलते हैं, लेकिन x भी है ना, तब ना अगर f मिल गया, x मिलेगा तब ना इंटू करेंगे। तो x क्या होता है, x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह ना। वर्ग चिन्ह वो होता है, वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। या तो कह सकते हैं इसको बोलते हैं जो 0 2 लिखा है, तो 0 को बोलते हैं निम्न सीमा, 2 को बोलते हैं उच्च सीमा। मतलब इसको बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे x वर्ग चिन्ह बोलते हैं उसको। तो वर्ग चिन्ह x बराबर क्या होता है, अपर लिमिट, या तो कह सकते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 ना। वर्ग चिन्ह को x से प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे औसत। और यह नियम कब लगता है, जैसे डायरेक्ट जोड़ कब रहे, जैसे पहले देखो, पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा फिर दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा दोनों बराबर। देखो 0 से 2, फिर यहाँ 2 से 4, फिर 4 से 6, इसका मतलब सही है। अगर गैप रहता है तो उसको इसको बराबर करते हैं, और ऐसा भी सवाल आता है। तो जब ऐसे है, मतलब यहाँ का उच्च सीमा यहाँ का निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं x। क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मतलब 0 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 4 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 4 और 6 10 10, फिर सॉरी यहाँ 0 और 2 जोड़ेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। फिर यहाँ फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना, 10 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। ऐसे ही 2 2 का अंतर है ना, तो इसमें भी अंतर आता जाएगा। तो 1 3 5, तो फिर आएगा 7 8 6 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7।
10 8 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9। तो क्या यहां से अब क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ, मतलब समेशन ऑफ एफ का जोड़। जैसे 2 1 3 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, समेशन ऑफ एफ कितना आ गया 20। क्योंकि सूत्र में क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एफ। तो हम समेशन एफ निकाल लिए, अब एफ एक्स पहले निकालेंगे, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलता है एफ एक्स, एफ एक्स से निकालेंगे इन दोनों का गुणा। देखो एक का गुणा एक में एक, दो गुणा तीन में 2 3 6, फिर 6 पंजे 30, ऐसे सब कर लेंगे ना। फिर 8 सत्ते 56, 9 त्रिक 27, ऐसे करेंगे। एफ हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन का अर्थ क्या होता है, जोड़। समेशन ऑफ एफ एक्स से निकालेंगे। देखो पहले इकाई का जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 6 19, 19 से 20 की 2, 20 की 2 हाशिया 2, फिर 5 2 7 3 10 2 12, मतलब हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 120। तो हम क्या जानते हैं, सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, समांतर माध्य किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 120 बटे समेशन ऑफ एफ की वैल्यू 20, तो 20। अब डिवाइड करेंगे तो 20 छक्के 120, मतलब एक्स बार बराबर कितना आ गया 6, मतलब इस सारणी का समांतर माध्य कितना निकल कर आया 6। तो 2 नंबर है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग अंतराल दिया रहता है बारंबारता, तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, एक्स आ जाता है, बारंबारता को एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एक्स निकाल देंगे तो आ जाएगा। सब इन समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एफ। एफ एक्स को जोड़ देंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स से निकल जाएगा, एफ को जोड़ देंगे, समेशन ऑफ एफ निकल जाएगा, फिर फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी मतलब किस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होनी चाहिए, मतलब क्रॉस वाला देखो बराबर है ना, तब के लिए लागू होता है। अगर नहीं बराबर नहीं रहता है तो पहले बराबर करते हैं, फिर वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो सांख्यिकी का था। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को स्टार मार्क आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर और यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या कर रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विपरीत जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है, धारा की चाल। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नाव है, मान लीजिए नाव की गति 18, सपोज करो नाव की गति हमारा है 10 किमी प्रति घंटा, और लहर इस तरीके से जा रही है ना, लहर की दिशा आगे है। कितना घंटा हम लोग मान रहे हैं, 6 किमी प्रति घंटा, 6 किमी प्रति घंटा। ये देखो नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। मतलब क्या है कि नाव भी हमारा इधर ही जा रहा है, धारा भी इधर जा रही है, मतलब धारा की दिशा में नाव जा रही है। तब देखो 10 किमी प्रति घंटा नाव की चाल है किलोमीटर, और 6 किमी प्रति घंटा धारा की चाल है। जब इधर जाएगी तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तब इधर नाव की जो चाल हो जाएगी 10 + 6 बराबर 16 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। देखो नाव भी इधर जा रही है, धारा भी उधर जा रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर मान लीजिए धारा इधर 6 किमी प्रति घंटा है, लेकिन नाव हमारा इधर जा रहा है ना,
नाव हमारा इधर जा रहा है 10 किमी प्रति घंटा से, तो ये 10, तो जो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नाव किस चाल से आगे बढ़ेगी, तो धारा की चाल घटा देंगे ना, तो 4 किमी प्रति घंटा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि जब कोई भी चीज रहती है, मतलब जब नाव धारा की दिशा में बहेगा तो धारा की चाल जुड़ गई, अगर विपरीत दिशा में गया तो धारा की चाल घट गई। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था, तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल लगेगा से। तो क्या पूछा, क्या है, धारा की चाल। हमें शांत जल में नाव की चाल दिया है 18 किमी प्रति घंटा ना। तो हल क्या करेंगे, हल में लिखेंगे जो पूछा है उसी को मान लेंगे, मानेंगे धारा की चाल, मानना धारा की चाल कितनी है, बराबर x किमी माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा। तो क्या कहा है, तो अब अगर धारा मतलब पहले विपरीत जा रहा है फिर धारा की दिशा में जा रहा है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ना कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, देखो पहले 18 किमी प्रति घंटा शांत जल में है, मतलब उसका है, लेकिन धारा की चाल x है, तो जब विपरीत जाएगा तो क्या बोले हैं कि जो धारा की चाल होती है घट जाती है, तो क्या हो जाएगा 18 में से x घट जाएगा, तो 18x किमी प्रति घंटा। जब विपरीत जाएगा तब, अगर मान लीजिए धारा की दिशा में जाएगा तब नाव की चाल, तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल तब क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। नाव की चाल कितनी थी शांत जल में 18, तो उसमें धारा की चाल जुड़ गई, तो क्या 18 किमी प्रति घंटा। अब क्या कर रहा है, सवाल पढ़ो कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, कह रहा है कि 24 किमी धारा के विपरीत जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है, 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो पहले हम तो निकाल तो ले 24 घंटा, मतलब 24 किमी विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, 24 किमी धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, तब ना हम 1 घंटा किस में बेसी है वो जोड़ेंगे, तब उसके आगे समीकरण बनेगा। तो लेकिन पहले निकालेंगे समय, तो क्या अगला लिखेंगे 24 किमी धारा के विपरीत जाने में लगा समय। क्या लिखेंगे, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 24 किमी जा रहा है, चाल कितना है धारा के विपरीत में, तो 18 माइनस x, तो इतना घंटा है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में 24 किमी जाने में इतना समय लेगा। अब क्या निकालेंगे, धारा की दिशा में, तो निकालेंगे 24 किमी धारा की दिशा में जाने में लगा समय। समय कैसे निकालेंगे, समय कितना होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितना है, दूरी 24 है। अब धारा की दिशा में चाल कितना है, तो 18 प्लस x है, इतना घंटा। आधा सवाल हल हो गया, मतलब मेन यहाँ था, समीकरण बनेगा।
तो क्या करें, पहले मान लिए धारा की चाल x, फिर धारा के विपरीत हो जाएगा तो धारा की चाल घट जाएगी, अगर धारा की दिशा में रहेगा तो धारा की चाल जुड़ जाएगी। फिर 24 किमी धारा के विपरीत तो दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 4, फिर धारा की दिशा में भी समय बराबर दूरी बटे 4, 24 बटे 18 प्लस 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि वह 24 किमी धारा के विपरीत जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो क्या कह रहा है, विपरीत वाला समय, मतलब 24, प्रश्नानुसार कह रहा है 24 बटे 18 माइनस एक्स जो समय था विपरीत वाला, 24 बटे 18 प्लस एक्स, अब 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो किस में जोड़ेंगे, हम लॉजिकल बता रहे हैं, कोई लोग उल्टा जोड़ लेते हैं। अब समझो, जैसे 18 में से x घट रहा है तो मतलब इसका चाल कम है, 18 में x बढ़ रहा है तो मतलब इसका चाल अधिक है, इसका चाल कम है तो समय कितना, देखो किसी की स्पीड अगर कम रहती है तो समय ज्यादा लेती है, मतलब इधर समय कितना है, ज्यादा लग रहा है, इधर समय ज्यादा लग रहा है। 18 प्लस एक्स मतलब स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो समय कम रहेगा, समय कम रहेगा। तो एक किसमें जोड़ेंगे, जैसे ए ज्यादा है एक कम है, तो कम वाले में अगर एक जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, या तो इसमें घटा भी सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब विपरीत वाला जो समय है धारा की दिशा से जाने में 1 घंटा अधिक, मतलब स्ट्राइक। बस वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्पीड से बता दिए कि इधर स्पीड देखो इधर स्पीड कम है तो समय ज्यादा ले रहा है, अगर इधर स्पीड ज्यादा 18 प्लस एक्स ज्यादा हो गया तो समय क्या है, कम, तो कम वाले में एक जोड़ेंगे तब दोनों पक्ष बराबर होगा। समझ में आ गया ना। अब क्या है, इसके आगे केवल कैलकुलेशन पार्ट है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या करना है, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, अब ये वाला प्लस इधर माइनस, 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसके आगे इधर ले रहे हैं, देखो 24 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, 1 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1 ना। 24 कॉमन लिए तो उतना बचा। अब क्या करना है, हल करना है। देखो इसको 24 को इधर भेज दे रहे हैं ना, 24 बटे इसका एलसीएम 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, इन क्या होगा, तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, 18 माइनस 18 प्लस एक्स माइनस ए वाला तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से गुणा होगा तो माइनस 18 प्लस एक्स। ये तो सिंपल है, कैलकुलेशन पार्ट है। एलसीएम लिए, देखो 18 माइनस एक्स से ए वाला कट गया तो ए वाला बचा, ए वाला बचा, एक का गुणा हो गया उतना बच गया। फिर अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ए कटेगा, ए बचा ये 18 माइनस एक्स, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ए वाला माइनस ए वाला प्लस हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा, 18 का प्लस 18 से माइनस कैंसिल, इधर 1 1 2x। अब देखो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 24 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर का इधर गुणा, 24 दूना 48 एक्स, इधर का इधर गुणा मतलब 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसको पूरे को उधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर फिर ए वाला लिखेंगे प्लस वाला ना, प्लस 48 एक्स, ए वाला माइनस हो जाएगा 324 बराबर 0। अब क्या करना है, जैसे इसको इधर लाए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखे पहले, फिर प्लस 48 एक्स एक्स वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म माइनस 324। अब क्या करना है, 48 एक्स को कैसे तोड़ना है, 48 एक्स को तोड़ना है कि जोड़ने गुणा करने पर क्या है, 48 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 48 आए, लेकिन गुणा करने पर 324 आए ना। तो जैसे 48 क्या होता है,
48 होता है 16। हम लोग को कितना चाह रहा है, हम लोग को चाह रहा है गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने या घटाने पर, मतलब गुणा करने पर 324 आए, -324, और जोड़ने या घटाने पर 48 आए। सॉरी 324 को तोड़ेंगे ना, तो 324 क्या होता है, पहले ऐसे तोड़ लो, 18 प्लस 18 गुणे 18 होता है, लेकिन 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। हम लोग को माइनस में चाह रहा है ना, प्लस मतलब गुणा करने पर माइनस। तो देखो अगर यहाँ से 18 गुणे 3 गुणे 6 कर ले तो ये क्या हो गया 54, ये क्या हो गया 6। अगर ये 54 माइनस में ले लेंगे प्लस में, तो 54 में से 6 गया 48। अगर 54 में गुणा 6 में करेंगे तो 324, माइनस का आएगा प्लस गुणे माइनस, मतलब 54x माइनस 6x में टूटेगा, x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6, मतलब 324 टूट गया ना, 324 स्क्वायर। देखो 48 54 में से 6 गया 48 x, 54 में गुणा 6 में करेंगे तो -324 x स्क्वायर आएगा। फिर x कामा लेंगे तो x प्लस 54, फिर माइनस 6 कामा लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 54। फिर एक कोष्टक में x प्लस 54, दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, ये दोनों x माइनस 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर 0 पुट करेंगे। x बराबर x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर -54 किमी प्रति घंटा यहाँ आया। अगर x बराबर -6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6 किमी प्रति घंटा। तुम ही सोचो, हम लोग को क्या पूछा था, हम लोग को पूछा था धारा की चाल, धारा की चाल x किमी प्रति घंटा, तो दो आंसर आए, -54 और 6। तो क्या कभी चाल या स्पीड कभी ऋणात्मक हो सकती है, तो स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं, तो 0 से कम हो सकती है, हमेशा 0 से ऊपर स्पीड बढ़ती है ना, क्या माइनस में स्पीड होती है कभी नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, अग्राहा, अग्राहा मतलब इसको छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, धारा की चाल कितनी है 6 किमी प्रति घंटा, यही वाला आंसर हो जाएगा यही में। तो कैसे करें, तब कॉन्सेप्ट है कि धारा की चाल मान लेते हैं पहले, फिर अगर विपरीत रहेगा तो माइनस कर देते हैं धारा की चाल, अगर दिशा में रहेगा तो धारा की चाल को प्लस कर देते हैं। फिर समय निकाल लिए, 24 किमी जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल से, विपरीत में दिशा में। फिर क्या कह रहा था कि जो विपरीत वाला समय था, वो विपरीत वाला जो समय था तो धारा की दिशा से 1 घंटा ज्यादा था, तो इसमें एक जोड़ दिए, या तो हम स्पीड से भी बता दिए थे। फिर क्या किए, इधर इधर पक्षांतर करिए, फिर इधर कैलकुलेशन वाला पार्ट था, फिर यहाँ गुणनखंड वाला पार्ट था ना, तो धारा की चाल कितनी आ गई 6 किमी प्रति घंटा। तो एक कॉन्सेप्ट जरूर समझ लिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल हर साल पूछे जाते, भले से वैल्यू चेंज रहे लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, यहाँ मूर्ति है ना, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, पेडस्टल मतलब जिसपे मूर्ति रखी जाती है ना, तो जैसे मान लीजिए ये पेडस्टल इतना बड़ा है, हम लोग का पेडस्टल इतना बड़ा है, फिर इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए कह रहा है पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है, मतलब 1.6 मीटर की मूर्ति, इतना लंबाई कितना है 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भूमि पर इसके सामने जमीन है, तो भूमि के एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति यहाँ है, तो मूर्ति का शिखर यहाँ, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश ना, इसका मान देखो दिया है, इसका मान कितना दिया है 60 अंश। फिर कह रहा है कि उस
60 अंश से फिर उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडस्टल के शिखर से मतलब पेडस्टल का शिखर यहाँ है, पेडस्टल की लंबाई इतनी है ना, तो पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, मतलब इसका मान कितना दिया है 45 अंश ना। तो कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई कितना है h है ना, h मीटर। तो इस पूरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस पूरे की ऊंचाई h इतना 1+6, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा h + 1+6 मीटर ना हो जाएगा। अब इसकी दूरी कुछ नहीं दिया है, तो इसकी दूरी हम लोग ए बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। तो ए बी नहीं दिया है कुछ, भूमि से बिंदु की दूरी, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें h का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखें ए त्रिभुज कामन है, तो हमें देखो क्या क्या है, आधार, इसके लिए ए सब लंब है, ए आधार है, तो हम दोनों त्रिभुज में tan x का मतलब tan लगाएंगे, फिर x का मान निकाल के उसमें रख देंगे। तो कैसे करते हैं, कर जाए दो त्रिभुज में, चलो जैसे हम लोग लिख देते हैं पहले हल में, माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है h है। तो पहले हम त्रिभुज छोटे वाले में चले, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, ABC में क्या है, tan 45 अंश बन रहा है ना, तो tan 45, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब छोटा वाला मतलब h/x ना, लंब बटे आधार मतलब h/x। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, tan 45 अंश की वैल्यू 1 फिर h/x, अगर त्रिय गुणा होगा तो कितना आएगा x = h। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 अब लगाएंगे बड़े वाले त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, इसमें क्या बन रहा है tan 60 बनना 60 अंश वाला, तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan 60 के लिए लंब बड़ा मतलब BD ना, तो BD का मान h + 1+6 बटे आधार, आधार दोनों के लिए x है ना। अब इसको हल करेंगे, tan 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3 बराबर h + 1+6 बटे x ना, तो यहाँ भी x बराबर है ना, तो यहाँ भी x बराबर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे x बराबर h + 1+6 बटे ए वाला कड़ी में 3 यहाँ आ गया, तो ये हो गया समीकरण 2। देखो x बराबर भी a आ गया, x बराबर भी, हमें h का मान निकालना है, तो समीकरण 1 व 2 से x दायां पक्ष मतलब बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा ना, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मतलब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, या तो x की वैल्यू h यहाँ रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर, मतलब h बराबर इसके h + 1+6 बटे करड़ी में। अब इसको हल करेंगे, h का मान निकालना है, तो करड़ी में 3h बराबर h + 1+6, अगर इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3h - h बराबर 1+, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर h कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 - 1 बराबर 1+6 ना, का h बराबर h बटा में चल जाएगा ना 1+6 बटे करड़ी में 3 - 1। अब जैसे करड़ी ओडी वाला चीज जो हर में रहता है उसको नहीं रहने देते हैं, यहाँ तक विषय, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं परमेयीकरण, तो h बराबर 1+6, तो करड़ी में 3 - 1 है तो हर का परमेयीकरण, तो इसके विपरीत चिन्ह मतलब करड़ी में 3 + 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा h बराबर ऊपर 1+6 इंटू करड़ी में 3 + 1, फिर क्या होगा एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b, मतलब a² - b², तो a² जैसे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1,
मतलब इसकी वैल्यू 2 बटे कितना आ गया, इसका मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2। अब 2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, मतलब बटे इतना मीटर। पेडस्टल की ऊंचाई इतनी मीटर रहेगी ना। तो पेडस्टल की ऊंचाई ऐसे रहेगी। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्या करते हैं, एक भुजा देखो कॉमन लग रही थी, उसको x मान लेते हैं, या कुछ मानोगे नहीं तो a भी रहेगा, x मान लेते हैं। फिर छोटे वाले त्रिभुज में लगाए tan, बड़े वाले त्रिभुज में लगाए tan, फिर x से x आ गया तो दोनों पक्ष बराबर कर दिए ना, क्योंकि h का वैल्यू हम लोग को निकालना था। फिर कैलकुलेशन कर दिए, हल कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।